स्टूडेंट, कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और आज हम लोग बात करेंगे डायलेक्टल ऑपरेशंस के बारे में। इट मीन्स टू से कि अंग्रेजी का ब्रह्मांड, अंग्रेजी की इतनी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जनसंख्या इतनी बढ़ कैसे गई और हम लोग पढ़ना कहाँ से शुरू करें अंग्रेजी का, जो मेरा डेप्थ इतना मजबूत हो जाए, हमारा रूट इतना मजबूत हो जाए अंग्रेजी का कि हम लोगों को आगे छोटी छोटी बातों में परेशानी ना हो, या फिर हम लोग इस बात पर कहीं अटके नहीं कि किसके बाद क्या पढ़ना है। बहुत सारे सिलेबस तो हम लोग देखते ही हैं, उसमें दिया हुआ होता है कि नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन अपने मन में भी हम लोग कभी बच्चे अपने छोटों के साथ डिस्कशन करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में राइज आता है कि ये पढ़ लिया बच्चा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो हम लोग आज छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे देखते हैं कि अंग्रेजी को किस स्टेप से पढ़ा जाए, किसके बाद क्या पढ़ा जाए और अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आया कैसे। अभी तो हमारा यही टॉपिक है ना कि अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम थोड़ा सा मजाकिया लफ्ज में भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ मेल फीमेल का मैरिज होता है, उसके बाद उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ शादी बी और डू में हुई है। इन दोनों का बच्चा, पूरा साम्राज्य जो ये है और जो बी है, पूरा अंग्रेजी का वो फोर फादर है, बी से ही पूरे अंग्रेजी का उत्पत्ति हुआ। तो डू और बी दो तरह की अंग्रेजी हम लोगों को मिलेगा सीखने के लिए, एक होगा डू, दूसरा होगा बी। यदि हम बी को देखते हैं तो बी के अंदर हमारा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, पर्सन्स आता है, वो तो प्रोनाउन के अंदर भी आता है। और जो डू होता है उसके अंदर वर्ब और एक्सिलरी वर्ब्स आते हैं। तो इन लोगों को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यदि बी को बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ अंग्रेजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप लोग भी जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन-कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले बी की उत्पत्ति को देखते हुए ये भी बोला जा सकता है कि पूरे अंग्रेजी को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और वो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके अंदर अंग्रेजी है। लेकिन उससे पहले बी हुआ और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी दो तरह से बांट दिया गया। पहले सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन होता है, नाउन के अंदर ही आपको क्या पढ़ना होता है? नाउन के अंदर आपको पढ़ना होता है नंबर, नाउन के अंदर ही आपको पढ़ना होता है जेंडर। तो उसके बाद प्रोनाउन होता है, उसमें पर्सन्स पढ़ने होते हैं। तो यदि हम इसको देखते हैं तो प्रोनाउन के अंदर पर्सन कितना, सबसे पहले डायरेक्ट इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले 3 चीजें होती है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो ऑलवेज स्पीकर होता है, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑलवेज लिसनर होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि एजेंडो इज ऑलवेज अ थर्ड पर्सन, जिस बारे में चर्चा हो रही है, जो मेरा एजेंडा होता है वो थर्ड पर्सन होता है। इसी तरह जब पूरी चीजों को देखते हैं उसके बाद जो आपका सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है, नंबर 2 तरह का होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। कोई भी चीजें एक होती है या एक से अधिक होती है, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें भी अंग्रेजी में हम लोगों को कुछ शब्द हैं जो एक वचन में होते हैं, कुछ शब्द बहुवचन में होते हैं। तो जो एक वचन में होते हैं उसको सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, जो बहुवचन के लिए होते हैं वो प्लूरल होता है। जब इन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं तो बी के साम्राज्य के साथ वैसे शब्द आए जो कि आईएनजी नहीं लगाया जा सकता था, जिनसे वर्ब से जिनका कोई रिलेशन विशेष रूप से नहीं था। लेकिन जैसे ही दूसरी परिवार की ओर, दूसरे श्रेणी की ओर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं डू को। अब डू में 2 तरह की चीजें हैं, एक है वर्ब और एक है एक्सिलरी वर्ब। वर्ब जो होता है वो 5 कैटेगरी का होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। ये पांचों वर्ब जो है वो किसी भी काम की अवस्था को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यदि हम वर्ब के पहले फॉर्म को देखते हैं जो V1 है, यदि हम एक एग्जांपल डू के साथ इसको समझते हैं तो सबसे पहले डू जो होता है वो किसके लिए यूज होता है?
डू का प्रयोग सिंपली रूप से प्रेजेंट टेंस के लिए उपस्थित किया जाता है या प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए किया जाता है। जैसे V2 आता है तो जब वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो इस बात को बताने के लिए किया जाता है कि वो घटना घट चुकी है, इट मीन पास्ट टेंस को बताने के लिए किया जाता है। जो डज का यानी V3 का प्रयोग होता है वो ये बात को बताने के लिए किया जाता है कि काम जो है वो रिसेंट समाप्त हुआ है। उसी तरह V4 में क्या आता है, किसी भी शब्द में जब ing लगा दिया जाता है तो V4 होता है और वो किसी भी कार्य के कंटिन्यूटी को बताता है। और V5 इस चीज को बताता है कि काम एजेंडो के द्वारा किया गया। एजेंडो कौन था, थर्ड पर्सन, यानी V5 जो है वो थर्ड पर्सन का बहुत अच्छा यार है, बहुत अच्छा दोस्त है। बिना एजेंडो जो है वो थर्ड पर्सन का चलता नहीं है। यदि आप कहीं भी थर्ड पर्सन का प्रयोग कर रहे होते हो तो एजेंडो के बिना वो नहीं चल सकता है। यानी थर्ड पर्सन यदि बाइक है तो V5 उसका पेट्रोल है। यदि हम कहीं भी V3 का प्रयोग करते हैं इसका मतलब वहां थर्ड पर्सन की उपस्थिति होगी ही होगी। इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इज MR भी वर्ब है और ईटिंग भी वर्ब है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, वर्ब को किस तरह से पार्ट वाइज पार्ट बनाया गया है। और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस टर्म के बाद क्या आता है। जैसे यदि हम वर्ब को पढ़ने की इच्छा रखते हैं या वर्ब को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं तो वर्ब के फॉर्म के बाद डायरेक्ट हमको पढ़ना होता है। वर्ब के फॉर्म को जब हम लोग बहुत अच्छे से जान लेते हैं तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं टेंस के बारे में। जब टेंस को हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते हैं वॉइस के बारे में। जब वॉइस को जान लेते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते हैं नरेशन के बारे में। और पूरा आपका जो सेंटेंस का ब्रह्मांड है वो आपके समझ आ जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, जिसका ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि जो खत्म नहीं कर सकते। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसी का बहुत मिलता जुलता जो 5 मॉडल्स है, जो कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, ये सब आप जो पढ़ते हो वो उसका ही भाई है। वो कैसे इससे एक्सटेंड किया, वो अपना परिवार, अपना ब्रांच कैसे बना लिया, वर्ब अपना ब्रांच कैसे बना लिया, इसी तरह से बी जो था अपना अलग सेक्शन कैसे बना लिया, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों यदि जुड़ा, ऑक्सिलरी वर्ब और बी का जब जुड़ाव हुआ, एक साथ हुआ, तो कैसे मॉडल्स वर्ब की उत्पत्ति हुई और मॉडल्स वर्ब काम क्या क्या करता है। ये सभी के बाद हम लोग इन सब चीजों को धीरे धीरे ज्वाइंटली सीखेंगे। और धीरे धीरे आने वाले आगे 5 वीडियो में, जैसा मैंने बताया है, आने वाले मेरे 5 वीडियो में आप कम से कम अंग्रेजी का बेसिक्स तो बहुत अच्छा से जान लीजिएगा और छोटी छोटी बातों में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड सी यू।